नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना एलबीएस कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले 5 व्याख्यानों से मैं आपको मनु के संबंध में बता रही हूँ। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं मनु के आर्थिक विचार और उसके परराष्ट्र नीति संबंधी सैद्धांतिक जो विचार हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं मनु के आर्थिक विचारों से। प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार सेना तथा कोष राज्य के 2 विशाल स्तंभ हैं। अर्थशक्ति के अभाव में राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। मनु के अनुसार राजा को धन की प्राप्ति उसके द्वारा लगाए गए विभिन्न करों के माध्यम से होती है। मनु ने कोष को राजा के अधीन करते हुए ये मत प्रकट किया है कि राजा को अपने कोष में वृद्धि का सतत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धन के माध्यम से ही प्रजा की समृद्धि संभव है। यही कारण है कि मनु ने राजा को विभिन्न प्रकार के कर लगाने का सुझाव दिया है। जब तक प्रजा राज्य को कर देकर कोष वृद्धि नहीं करेगी, तब तक यह अपेक्षा करना कि राजा प्रजा की रक्षा अथवा सहायता कर सकेगा अनुचित है। अतः प्रजा का यह कर्तव्य है कि वह राजा को कर दे। मनु को राजा बनाने के संबंध में जो कथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि प्रजा ने रक्षा करने के बदले मनु को अपने धन का कुछ अंश देने का आश्वासन दिया। जहाँ एक ओर प्रजा का कर्तव्य कर देना है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि राजा कर लेता है तो वह उस कर के बदले में प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि यदि राजा ने प्रजा से कर लिया और कर लेकर प्रजा की रक्षा अथवा सहायता पर कम ध्यान दिया और बहुत अधिक धन स्वयं के उपभोग में व्यय किया, तो वह प्रजा से कर लेना अनुचित है। मनु के अनुसार शुल्क प्रजा द्वारा रक्षा के बदले राजा को दिया हुआ वह धन है जिसे वेतन की संज्ञा दी गई है। कोष राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। राज्य रक्षा, वेतन, सेना आदि के व्यय के बाद जो शेष बचे उसे राजा को स्वयं अपने ऊपर व्यय करना चाहिए। मनु ने अपने आर्थिक विचारों में आय के साधनों का भी उल्लेख किया है, जिसमें पहला है बलि। राजकोष के लिए प्रजा से कर के रूप में जो धन्य धान्य या अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त की जाती थी, उसे प्राचीन काल में बलि कहा जाता था। मनु के विचार में बलि ग्रामीण जनता पर ही लगाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा की जाने वाली खेती से होने वाली आय से 6वां, 8वां या 12वां भाग कर के रूप में लिया जा सकता है। बलि के अलावा आय के साधन के लिए मनु ने शुल्क का भी उल्लेख किया है। मनु के अनुसार शुल्क वह कर है जो हाटों और बाजारों में विक्रय हेतु आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। मनु के अनुसार व्यापारी के लाभ का 20वां भाग राजा को शुल्क के रूप में लेना चाहिए। यदि व्यापारी चोरी से बिना कर भुगतान किए दूसरे मार्गों से बाजार में वस्तुएं लाकर क्रय या विक्रय करता है, तो मनु के अनुसार वह दंडनीय अपराध है। जितने मूल्य की वस्तु के लिए वह झूठ बोलता है, दंड उसका 8 गुना होना चाहिए। बलि और शुल्क के अलावा मनु ने दंड कर का भी उल्लेख किया है। मनु ने दंड को राजा की आर्थिक शक्ति का स्रोत माना है। वह दंड शारीरिक और आर्थिक दोनों रूपों में विभाज्य है। इसमें आर्थिक दंड राजा की आर्थिक शक्ति का आधार है। मनु का मत है कि अर्थदंड द्वारा प्राप्त धन कोष में जमा होना चाहिए, जिसका प्रयोग राजा को जन रक्षा के लिए करना चाहिए। जो राजा ऐसा नहीं करता वह नरकगामी होता है। मनु के अनुसार मिथ्या दंड देने वाले पर हजारपण, मोह के कारण मिथ्या साक्ष्य देने वाले पर प्रथम बार में जो अर्थदंड दिया गया है, द्वितीय बार में उससे 4 गुना अर्थदंड लिया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्राम अथवा देशों के संघों में जो पुरुष वचन देकर उसका पालन नहीं करता, उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाना चाहिए।
कौटिल्य ने भी मनु के समान ही राजा की आर्थिक शक्ति के स्रोत के रूप में अर्थदंड की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त आय के साधन के रूप में मनु ने तटकर का भी उल्लेख किया है। राजा अपने राज्य में नदी नालों पर पुल बनवाता है, नाव एवं डोंगियों की व्यवस्था करता है। इन कार्यों में धन व्यय होता है, अतः राजा को इन साधनों के लिए कर वसूल करने का अधिकार है। मनु ने इस प्रकार के करों को तट या संतरण कहा है। मनु का मत है कि पुल से जाने वाली गाड़ी 1 पर्ण, भारयुक्त मनुष्य पर आधा पर्ण, गाय बैल आदि पशुओं तथा स्त्री पर चौथाई पर्ण तटकर के रूप में निश्चित किया जाना चाहिए। मनु ने श्रमजीवी एवं शिल्पियों से भी कर लेने की मांग की है। मनु ने कहा है कि लोहार, शिल्पी एवं शूद्र आदि से राजा को महीने में 1 दिन बेगार करा लेनी चाहिए। तटकर एकत्रित करने का अधिकार राजा द्वारा नियुक्त नाविकों और अन्य कर्मचारियों का होगा। तटकर सन्यासी, ब्राह्मण, 2 महीने से अधिक अवधि की गर्भिणी और ब्रह्मचारी से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनु ने पशु कर का भी उल्लेख किया है। मनुस्मृति में पशु कर के संबंध में कहा गया है कि राजा को पशुओं के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ का 50वां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। इसी प्रकार वृक्षों, मांस, मधु, घी, सुगंधित द्रवों, औषधियों, रसों, पुष्पों, कंदमूलों और फलों पर लाभ का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। पत्तों, चमड़े, मिट्टी और पत्थर से बने पात्रों का लाभ पर भी 6वां भाग राजा को कर के रूप में लिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में उपयुक्त करों को राजा की आर्थिक शक्ति का आधार माना गया है। मनु ने इन करों की वसूली के लिए 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें पहला है कर इतनी अल्प मात्रा में लगाया जाना चाहिए जो प्रजा को भार स्वरूप महसूस न हो। जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और भौरे धीरे धीरे अपना आहार खींचते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र से थोड़ा थोड़ा कर वसूल करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे सिद्धांत के रूप में मनु ने प्रजा रक्षण का सिद्धांत दिया है। मनु राजा को प्रजा से कर ग्रहण करने का अधिकारी उसी दशा में मानते हैं जबकि वह प्रजा की रक्षा करता हो। स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी उसी राजा को माना गया है जो प्रजा पालन में निरंतर संलग्न रहता हो। इसके अलावा मनु ने लाभ पर कर सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। क्रय विक्रय, मार्ग व्यय, भरण पोषण एवं रक्षा आदि व्यय और उसके निर्वाह संबंधी व्ययों को देखकर कर लगाना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर कर लगाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिससे राष्ट्र व राजा दोनों का कल्याण हो। इसके अतिरिक्त चौथे सिद्धांत के रूप में मनु ने अधिक कर निषेध सिद्धांत दिया है। राजा में प्रजा से अधिक कर लेने की लालसा होने से राजा और प्रजा दोनों का नाश होता है। मनु प्रजा के शोषण के विरुद्ध हैं। उनके अनुसार जो राजा मूर्खतावश अपने ही राष्ट्र का शोषण करता है, वो शीघ्र ही राज्य से अपदस्थ होकर अपने बंधु बांधवों सहित नष्ट हो जाता है। तो ये थी बच्चों मनु की आर्थिक विचारों की व्याख्या, जिससे ये स्पष्ट होता है कि मनु के आर्थिक विचार व्यावहारिकता पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में भी उचित माना जा सकता है। बच्चों अब मैं बताती हूँ आपको मनु के परराष्ट्र संबंधों के बारे में। परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष इस प्रकार है। विविध राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों का निरूपण करने के लिए मनु ने सैद्धांतिक पक्ष के रूप में मंडल सिद्धांत और षाण्गुण्य नीति को अपनाया है। पहले हम मंडल सिद्धांत के बारे में जानते हैं। राजा को अपने परराष्ट्र संबंधों का संचालन किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए, इसका वर्णन मनु ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत किया है। मनु ने राज्य मंडल की 4 मूल प्रकृतियों का उल्लेख किया है। राज्य मंडल की 4 प्रकृतियों में पहला है
विजिगीषु, दूसरा है शत्रु, तीसरा है मध्यम तथा चौथा है उदासीन राज्य। मनु के अनुसार मंडल सिद्धांत का केंद्र विजिगीषु राजा है। विजिगीषु वह होता है जो शक्तिशाली है और अन्य राज्यों को जीतकर राज्य की सीमा और प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है। मनु ने राज्यमंडल की 4 मूल प्रकृतियों के अतिरिक्त 8 शाखा प्रकृतियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें है मित्र, अरिमित्र, मित्र-मित्र, अरिमित्र-मित्र, शाणिग्रह, अक्रांत, शाणिग्रह सार और अक्रांत सार। इस प्रकार कुछ 12 प्रकृतियों के योग से मंडल का निर्माण होता है। इन प्रत्येक राज्य की प्रत्येक 5 द्रव प्रकृतियां भी होती हैं, जिनका उल्लेख मनुस्मृति में अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष तथा दंड के रूप में किया गया है। इस प्रकार कुल द्रव प्रकृतियां 12 गुणा 5 अर्थात 60 हुई, जिसमें 12 प्रकृतियां जोड़ने पर राज्यमंडल की कुल प्रकृतियां 72 हुई। मनु की मान्यता है कि राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु अथवा अरि होता है और शत्रु राज्य से सटा हुआ उसका मित्र होता है। मित्र राज्य को पड़ोसी राज्य अरिमित्र अर्थात विजिगीषु राजा का शत्रु होता है। इस प्रकार की स्थितियां विजिगीषु राजा के पीछे की ओर स्थित राज्यों की होती हैं। विजिगीषु राज्य के पीछे की ओर लगा हुआ राज्य शनिग्रह तथा शनिग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांदा अर्थात पीठ का मित्र कहलाता है। इस प्रकार इसके आगे के 2 राज्यों को मनु ने शनिग्रह सार अर्थात पीछे के शत्रु का मित्र तथा आक्रांदा सार अर्थात पीठ के मित्र का मित्र माना है। मनु के अनुसार मध्यम राज्य वह है जो शत्रु और विजिगीषु दोनों राज्यों के समीप स्थित है। यह विजिगीषु या शत्रु राज्य को सहायता देने में सक्षम होने पर भी संघर्ष से अलग रहता है। इस प्रकार उदासीन राज्य वह है जो विजिगीषु और शत्रु राज्य से इतना दूर है कि उसकी संघर्ष में रुचि नहीं होती, इसलिए समर्थ होते हुए भी वह संघर्ष के प्रति उदासीन रहता है। मनु का विचार है कि राजा को अपने अंतर्राज्य संबंधों का निर्धारण करने में राज्य मंडल सिद्धांत का समुचित ज्ञान रखना चाहिए। मनु ने राजा से यह अनुरोध किया है कि वह मंडल राजनीति का संचालन 4 उपाय अर्थात साम, दाम, दंड और भेद तथा 6 गुणों वाली नीति अर्थात शानगुण्य नीति से करे। तो ये था मनु के मंडल सिद्धांत संबंधी विचार। अब हम आते हैं शानगुण्य नीति की ओर। यह भी मनु के परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष है। शानगुण्य नीति परराष्ट्र नीति के संचालन में शानगुण्य नीति को मनु ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस नीति से तात्पर्य 6 गुणों वाली नीति से है। मनु ने इन 6 गुणों में संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव को सम्मिलित किया है। संधि सबसे पहला लक्षण है। राजा द्वारा तत्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को देखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि की संज्ञा दी है। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं, समान यान कर्मा, असमान यान कर्मा। समान यान कर्मा संधि में 2 राजा किसी एक के साथ राज्य पर चढ़ाई करते हैं। असमान यान कर्मा संधि वह है जिसमें 2 राजा भिन्न भिन्न राजाओं पर एक समय अथवा आगे पीछे आक्रमण करते हैं। शानगुण्य नीति का दूसरा लक्षण विग्रह है। विग्रह का अर्थ है युद्ध। मनु ने विग्रह के 2 भेद बताए हैं। अपना बदला लेने के लिए शत्रु के व्यसन आदि को जानकर उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त समय में युद्ध करना। दूसरा, अपने मित्र के उपकार अथवा अपमान का बदला लेने के लिए अथवा उस पर हुए आक्रमण में उसकी रक्षा के लिए शत्रु से युद्ध करना। शानगुण्य नीति का तीसरा लक्षण यान्य है। विजय के उद्देश्य से
एवं शत्रु को पीड़ित करने के लिए एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। मनु के अनुसार यान के दो रूप हैं, एकाकी यान और मित्र सहित यान। एकाकी यान में राजा अकेले शत्रु पर आक्रमण करता है। मित्र सहित यान में वो मित्र की सहायता से शत्रु पर चढ़ाई करता है। शांगुन्य नीति का चौथा लक्षण आसन है। आसन का अर्थ है तटस्थता। मनु इसका अर्थ मौन बैठना बताते हैं। आसन के भी दो प्रकार हैं, जब राजा अपने पूर्व कर्मों के कारण क्षीण होकर बैठ जाता है। दूसरा, मित्र के अनुरोध पर अपनाया गया आसन भाव। शांगुन्य नीति का छठा लक्षण द्वैधी भाव है। पांचवां लक्षण द्वैधी भाव है। शत्रु से रक्षा हेतु जब राजा सेना का कुछ भाग सेनापति के अधीन एवं स्वयं शेष सेना के साथ शक्ति अर्जन के उद्देश्य से कहीं और रहता है तो इस प्रकार की स्थिति द्वैधी भाव कहलाती है। शांगुन्य नीति का छठा लक्षण संशय है। संशय के विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि शत्रु को शक्ति प्रचंड और दुर्जय देखने पर राजा को उससे भी अधिक बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार आश्रय वह नीति है या संशय वह नीति है जिसका अनुसरण राजा आपातकाल में दूसरे बलवान राजा से आश्रय प्राप्त करके करता है। तो ये था मनु की परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम मनु की परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक स्वरूप को देखेंगे। साथ ही साथ मनु का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान है, इस बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।